हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेड एकेडमी। 17 अक्टूबर के करंट अफेयर को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और मेनली ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा इस साल के नोबेल प्राइजेस पे। 6 नोबेल प्राइजेस इस साल दिए गए हैं, उसको मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 17 अक्टूबर से कि 17 अक्टूबर को एक्चुअली सेलिब्रेट क्या किया जाता है। 17 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। करेक्ट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इसको होस्ट करती है और इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ठीक है, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। क्लियर? और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप सभी ने पढ़ा, जहाँ पे 17 गोल्स हमें अचीव करने हैं। कब तक? 2030 तक। तो SDG का गोल नंबर 1 क्या कहता है? नो पॉवर्टी। तो आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग के कम से कम 17 के 17 अगर SDG गोल याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी याद होते तो कम से कम स्टार्टिंग के 7-8 तो याद आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उन SDG गोल्स को भी याद करने की रिक्वायरमेंट है जो कहीं ना कहीं इस बार न्यूज़ में है। तो SDG गोल फर्स्ट क्या कहता है? नो पॉवर्टी। और सेकेंड क्या कहता है? एंड हंगर। तो ये आपको याद होने चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज, आपको पता है कि 6 नोबेल प्राइज़ में से एक इकोनॉमिक साइंस का जो नोबेल प्राइज़ होता है वो नोबेल कमेटी या नोबेल फाउंडेशन नहीं देती है। ये कौन देती है? ये देती है स्वीडन बैंक। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बैंक ऑफ स्वीडन। इसे ऑफिशियल नाम इसका है, ऑफिशियल नाम कहा जाता है सेवेरिक्स बैंक। ठीक है, स्वेरिक्स रिक्स बैंक ऑफिशियल नाम है बैंक ऑफ स्वीडन का। वहाँ की सेंट्रल बैंक है ये, और यही प्राइज़ देती है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस। 1968 में ये नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस स्टार्ट हुआ था और इस साल दिया गया है बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच ड्वाभिवी को। इन तीनों को क्यों दिया गया है? ये समझाने के लिए कि बैंक्स रोल क्या है इन फाइनेंशियल क्राइसिस। आपको ये याद रखना है। ठीक है, किस लिए मिला? बैंक्स रोल इन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बेन एस बर्नानके की मैं बात करूं, इन तीनों ने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी 1983 में। ठीक है, एस बर्नानके ने अलग रिपोर्ट सबमिट करी थी, इन दोनों ने साथ में एक रिपोर्ट सबमिट करी और इन दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट में ये बताया। स्पेशली मैं बर्नानके से बताता हूँ, बर्नानके ने क्या कहा। बर्नानके बेसिकली आप जानिए US फेडरल रिजर्व के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। वहाँ की RBI की तरह सेंट्रल बैंक है फेड रिजर्व, और वहाँ के वो चेयरमैन रह चुके थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसको एनालाइज़ किया और उसके बारे में बताने की कोशिश करी गई कि किस तरीके से बैंक रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में। बाकी इन दोनों ने भी 1983 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, लेकिन इन दोनों ने एक अलग तरीके का रिलेशन समझाने की कोशिश किया है कि किस तरीके से जो सेवर होते हैं बैंक में, जैसे डिपॉजिटर होते हैं और जिनको लोन दे दिया जाता है, इन दोनों के बीच में किस तरीके से एक इस्टेब्लिश्ड कंडीशन क्रिएट करनी चाहिए जिससे कभी भी बैंक जिम्मेदार ना हो, बैंक इस मुकाम पर ना पहुँच जाए, बैंक फेल ना कर जाए कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले। ठीक है, तो बर्नानके ने क्या बताया? देखिए, अभी तक करेंटली इनके रिपोर्ट से पहले क्या समझा जाता था कि बैंक्स फेलियर, जो बैंकों की फेलियर होती है वो होती है फाइनेंशियल, बैंक फेलियर जो है वो क्या है? कॉन्सिक्वेंस है। ऐसा पहले माना जाता था। किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस माना जाता था? फाइनेंशियल क्राइसिस का कॉन्सिक्वेंस, कि ये कॉज है, फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से बैंक्स फेल हो जाते हैं, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन बर्नानके ने इसको एक्सप्लेन किया, प्रूव किया कि नहीं, बैंक फेलियर जो है ये कॉज होता है और इसकी वजह से ही कॉन्सिक्वेंस में हमें क्या देखने को मिलता है किसी भी कंट्री में? फाइनेंशियल क्राइसिस। इवन 2008 का आप देखेंगे, लेमन ब्रदर एक बैंक अगर फेल हो गई तो पूरी दुनिया में रिसेशन देखने को मिला। तो बैंक का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी में, और किस तरीके से बैंक एक रिस्पॉन्सिबल हो जाती है फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर के, और किस तरीके से हमें बैंकों को बचाने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। करेक्ट। इन दोनों ने ये भी बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से एक सोसाइटी को अपना रोल निभाना चाहिए इस तरीके की बैंकिंग क्राइसिस को लेकर के, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी और जो मेन पीपल होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बिहेवियर ही जिम्मेदार होती है जो इस तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक के फेल होने से फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। अगर वो बहुत समझदारी से एक्ट करेंगे तो बैंक फेल होने के बाद एटलीस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं होगा। ये बातें इन लोगों ने अपने इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज़ है। ये मिला है किसको?
एर्नो को, ठीक है, एनी एर्नो को मिला है। क्यों मिला? देखिए, इनकी वर्क्स के लिए मिला, इनके काम के लिए। नोबेल प्राइज़ जब कभी भी किसी भी राइटर या लिटरेचर में किसी राइटर को दिया जाता है तो उसको किसी एक पर्टिकुलर बुक के लिए नहीं दिया जाता, उनके ओवरऑल वर्क को देख करके दिया जाता है। इन्होंने 4 बुक लिखी है, ठीक है, द ईयर्स 2009, और मेनली इसी बुक के लिए मिला है। इवन ये मैन बुकर प्राइज़ के लिए भी जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वर्जन थी इनका नॉमिनेट हुआ था, बट नहीं मिल पाया मैन बुकर प्राइज़। हैपनिंग इन्होंने 2001 में लिखी थी, और गर्ल्स स्टोरी एंड गेटिंग लॉस्ट 2022 में इसकी इनकी नई बुक है, करेक्ट। इनके वर्क को देखते हुए मिला। और इनका वर्क बेसिकली क्या कहता है, देखिए, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ फ्रांस को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। इनका खुद का हर फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस एट द एज ऑफ 18 जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, और इस एक्सपीरियंस के बाद जो उनको समाज में झेलना पड़ा है, क्योंकि लोग इन्हें होर कह के बुलाते थे, कॉलेज में, स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, क्योंकि एक तरीके का टैबू माना जाता था कि शादी से पहले सेक्सुअल एक्सपीरियंस को अचीव करना टाइप ऑफ उस ज़माने में, क्योंकि ये अभी एनी अर्नक जो है वो 82 ईयर्स की है, करेक्ट। और इनका जो फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस की बात है वो एक गर्ल्स स्टोरी में बताया गया है, इस बुक में उन्होंने इनको मेंशन किया हुआ है। देन इसके बाद जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी वो इलीगल एबॉर्शन को लेकर के था। इलीगल एबॉर्शन उन्होंने हैपनिंग बुक में मेंशन करी है, और इलीगल एबॉर्शन मतलब उनकी माँ का डेथ हो जाता है इलीगल एबॉर्शन की वजह से, और किस तरीके से इलीगल एबॉर्शन एक ज़माने में प्रेवलेंट है। और आज भी यूएस में आप देखें कि केस को यूएस में फिर से वापस को एबॉर्शंस को बैन कर दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं रेलेवेंट है। और गेटिंग लॉस्ट जो इन्होंने बुक अभी रिसेंटली लिखी है, उसमें इन्होंने अपने प्यार के बारे में बताया है कि किस तरीके से वो डाइवोर्स्ड है और एक रशियन डिप्लोमेट से उनको प्यार हो जाता है, और वो डिप्लोमेट जो है वो शादीशुदा है। बट गेटिंग लॉस्ट का मतलब है कि द फीलिंग, द इमोशन ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप, इसको एक्सप्लेन किया गया। सबसे बड़ी बात है कि इनको नोबेल कमेटी ने एक वर्ड बताया, क्लिनिकल एक्यूटी, कि इनकी जो राइटिंग है वो इतनी सटीक है, इतने डिटेल्स हैं, इतनी मेमोरी के साथ लिखी गई है कि बिलीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है, जितना खूबसूरती से इन्होंने अपनी पूरी जर्नी को लिखा है, बिट बाय बिट, और पूरी सच्चाई के साथ लिखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्लिनिकल एक्यूटी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, एक तो नाम, दूसरा ये 4 बुक याद रखना। मे भी कहीं बुक पूछ दे और इनके राइटर के बारे में पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि इन चारों बुक में से किसी बुक का भी नाम आए तो राइटर कौन होंगे, एनी एर्नॉक्स। क्लियर? ओके, चलिए। जो नेक्स्ट प्राइज़ मिला है नोबेल में वो है नोबेल इन मेडिसिन, सवांते पावो को मिला है, ठीक है। सवांते पावो स्वीडन के हैं, स्वीडिश, ठीक है, स्वीडन से बिलोंग करते हैं। और इनको किस चीज़ के लिए मिला है? इनको मिला है सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम, जीनोम ऑफ निएंडरथल, ठीक है। अब ये है क्या? ये बेसिकली देखिए एक्सटिंक्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमंस है, मतलब हमारे एंसेस्टर है, ठीक है, निएंडरथल, आदि मानव आप कह सकते हैं, करेक्ट। और ये किस टाइम के लोग थे? आज से 40,000 ईयर्स एगो के लोग थे। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, अभी जो हम लोग रह रहे हैं वो क्या है? होमो सेपियन, ठीक है। हमारे एंसेस्टर कौन थे? होमो सेपियन, ठीक है। इनके एंसेस्टर कौन थे? वो थे निएंडरथल। इनके भी थे क्रो-मैग्नन, ठीक है। इनसे भी ऊपर अगर हम जाएंगे तो आपको मिलेंगे होमोनिन्स, ठीक है। और ये कौन है? ये है एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ एप्स, करेक्ट, होमोनिन्स। तो सवांते पावो ने जीनोम सीक्वेंसिंग किसकी करी? निएंडरथल की करी, होमोनिन्स की करी, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं होमोनिन्स उनकी करी। और उन्होंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? बेसिकली डीएनए को समझना और जीन को समझना, ठीक है। तो इन्होंने निएंडरथल की जीन सीक्वेंसिंग की, होमोनिन्स की करी, और किस तरीके से एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया कि कहीं ना हमारे जो एंसेस्टर थे वो कौन थे? होमोनिन्स, ठीक है। ये उन्होंने प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी तक तो माना जा रहा था कि हमारे एंसेस्टर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने डीएनए, इवन डीएनए को सीक्वेंस करके पता लगाया कि जो आज के ह्यूमंस हैं उनमें इन लोगों का जीन ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र कैसे हुआ? होमोनिन से निएंडरथल में, निएंडरथल से आज के जो प्रेजेंट लोग हैं उनमें, करेक्ट,
ठीक है। अब होमोनिन देखिए, और इन्होंने इनको और किस चीज़ के लिए इन्होंने क्या और वर्क किया है, इन्होंने देखिए वर्क किया है, इन्होंने एक डिस्कवरी भी करी है। तो मे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में कि डिस्कवरी ऑफ डेनिसोवा, ठीक है। अब ये डेनिसोवा कौन है? डेनिसोवा एक बेसिकली निएंडरथल स्पीसीज़ है, करेक्ट। एक सर मिला है कहाँ पे? डेनिसोवा केव है जर्मनी में, वहाँ से उन्होंने लिया और उसी को जीन सीक्वेंस की थी निएंडरथल को, ठीक है। और 40,000 साल पहले था। और होमोनिन का टाइमलाइन क्या है? 70,000 साल पहले होमोनिन्स पाए जाते थे। और अफ्रीका से 70,000 साल में जब अफ्रीका से लोग मूव करने लगे तो उस टाइम से किस तरीके से जीन अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र हुआ और आज के डेट में तो हमें ये पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर ये हैं। अब इस डिस्कवरी से फ़ायदा क्या होगा? इस डिस्कवरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। किस तरीके से वो लोग रहते थे, कौन कौन सी वेदर क्लाइमेट में रह सकते थे, क्या हमारे बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेगा अगर हमारे एंसेस्टर्स हमें पता चलते हैं तो, ठीक है। तो ये डिस्कवरी ऑफ डेनिसोवा कुछ नहीं है, निएंडरथल की एक बेसिकली स्कल है जो एकदम इतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व तरीके से इनको मिला और उसी को इन्होंने जीन सिक्वेंसिंग करी और पाया कि हमारा जो जीन है वो ट्रांसफ़र हुआ है। प्लस इन्होंने एक नई ब्रांच ऑफ साइंस बनाई है जिसे कहा जाता है पैलियोजेनोमिक्स, राइट। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है? एक तो स्वांते पावो स्वीडन के रहने वाले हैं। दूसरा पैलियोजेनोमिक्स क्वेश्चन आ सकता है कि किसने डिस्कवर किया या किसने इन्वेंट किया ये पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस। तो आपको बताना है कि स्वांते पावो ने। डिस्कवरी ऑफ डेनिसोवा किसने करी? तो आपको बताना है स्वांते पावो। और डेनिसोवा है क्या, ये भी पूछा जा सकता है। होमोनिन क्या है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय होमोनिन? तो होमोनिन है एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ एप्स। जो एप्स आपने देखे होंगे पिक्चर्स में, जो हमारे माने जाते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, हम लोग वहीं से इवॉल्व हो करके इवोल्यूशन हो करके हम लोग बने हैं। तो एप्स की जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ है उसे होमोनिन कहा जाता है, ठीक है। और हमारी जो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ उसे क्या कहा जाता है? निएंडरथल। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। क्रो मैग्नन भी हमारे ही एंसेस्टर है, इसको मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्रो मैग्नन पूछा जा चुका है। क्लियर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट नोबेल प्राइजेस पे। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ पे। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, ठीक है। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला है 3 लोगों को, एलियन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर एंड एंटन जेलिंगर को। क्यों मिला है? इनको मिला है मेनली क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, के फील्ड में उत्कृष्ट वर्क करने के लिए मिला है। और इन्होंने जो वर्क किया है वो क्या वर्क किया है, किस पर्टिकुलर चीज़ पे इन्होंने वर्क किया है? इन्होंने वर्क किया है क्वांटम इंटेंगलमेंट। अब ये क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है? देखिए, क्वांटम इंटेंगलमेंट क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक फेनोमेना है जहाँ पे 2 पार्टिकल में भी बहुत दूर हों, ये 2 पार्टिकल आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब ये कैसे जुड़े हुए हैं? किसी फिजिकल चीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ी हुई है। मैं इसको आसान भाषा में ऐसे समझाता हूँ, जैसे जुड़वा मूवी में आपने देखा होगा कि 2 भाई इस तरीके से जुड़े हैं कि जब वो नज़दीक आते हैं तो दोनों एक ही टाइप के बिहेवियर शो करते हैं सिमिलरली। लेकिन यहाँ पे नज़दीक आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये पृथ्वी से बाहर किसी दूसरे ग्रह में भी हो, लेकिन वो पार्टिकल हमारे पृथ्वी के अंदर किसी पार्टिकल से अगर इंटेंगल्ड है तो वो दोनों सेम टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे 2 पार्टिकल या 2 से ज़्यादा पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम इंटेंगल्ड पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर जैसे क्वांटम स्टेट, ये एक मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन होती है जिसको मेज़र किया जाता है। अगर एक पार्टिकल की आप क्वांटम स्टेट को जैसे मेज़र करने जाओगे तो दूसरा क्वांटम पार्टिकल की जो मेज़रमेंट है वो होने लग जाएगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट। और जैसे आप मेज़रमेंट करना हटाएंगे तो वापस क्या हो जाएगी? अनसर्टेन हो जाएगी। मतलब जैसे आपने इसको किया तो वो सर्टेन हो जाएगी और जैसे आपने मेज़रमेंट हटाया तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अनसर्टेन हो जाएगी जैसे आपने इसको मेज़र करना छोड़ा। तो इसका मतलब है कि बोथ पार्टिकल्स आर कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। और क्वांटम इंटेंगलमेंट जो होता है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की तरह काम करता है। ट्रांसमिशन मतलब ये पार्टिकल यहाँ है और ये पार्टिकल यहाँ है, इन दोनों के बीच में जो जुड़ाव है वो क्वांटम इंटेंगलमेंट की वजह से है। तो इन्होंने, इन तीनों ने इस पर्टिकुलर फेनोमेना को एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करके एक बेल इनइक्वालिटीज़ है जिसको रॉन्ग प्रूव किया। बेल इनइक्वालिटी, बेल एक फिजिसिस्ट का नाम था। उन्होंने एक इनइक्वालिटीज़ दी थी इसी क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि अगर इस पार्टिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हिडन वेरिएबल्स, करेक्ट, जिसको मेज़र किया जाता है, करेक्ट। वो दिखाई नहीं देगा बट हिडन वेरिएबल है कहीं ना कहीं, उसको मेज़र किया जाता है। तो कहा जाता है कि इस पार्टिकल की जो हिडन वेरिएबल है और इस पार्टिकल की जो हिडन वेरिएबल है, उन दोनों का जो रिज़ल्ट है, जो भी रिज़ल्ट आएगा
उन दोनों का रिजल्ट एक पर्टिकुलर लिमिट से बाहर नहीं जा सकता है, उसी को बोला गया बेल इनइक्वालिटीज़। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ये मानती थी कि ऐसा नहीं हो सकता, दोनों की जो हिडन वेरिएबल है, दो पार्टिकल अगर क्वांटम इंटैंगल्ड है तो दोनों की जो वेरिएबल है वो किसी भी लिमिट तक बाहर जा सकती है। और इन लोगों ने इस बात को प्रूव किया कि बेल इनइक्वालिटीज़ गलत है, मेज़र करके कि दोनों की जो वेरिएबल की वैल्यू है, रिजल्ट वो जो इन्होंने एक लिमिट बताई थी उस लिमिट से कहीं ज़्यादा है। और इस चीज़ से पॉसिबल हो पाएगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपको पता होगा टेलीपोर्ट, राइट, टेलीपोर्टेशन। आप लोगों ने बहुत टाइम पहले शक्तिमान में या हॉलीवुड की मूवी में देखा होगा, टेलीपोर्ट किया जाता है, किसी मैसेज को एक जगह से दूसरा जगह भेजा जाता है, उसको हम बोलते हैं टेलीपोर्ट। लेकिन ये डिफरेंट कैसे, जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, टेलीपोर्ट का मतलब है कि ये एक पार्टिकल अगर है, ठीक है, ये पार्टिकल अगर है तो इस पार्टिकल को मुझे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर पहुँचाना है, जैसे हम अपनी बातों को फ़ोन के थ्रू पहुँचाते हैं। तो जैसे ट्रांसफ़र करना हो अगर, तो क्या होगा कि ये बात या फिर ये पार्टिकल जो यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल मैं इंसान की बात करता हूँ कि ये इंसान अगर यहाँ पे है तो मुझे टेलीपोर्ट करना है इसको वहाँ पे, तो इससे होगा क्या कि धीरे धीरे ये आदमी घटता चला जाएगा और यहाँ पे एक नया आदमी सेम बनता चला जाएगा। तो इसी मेथड को, इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, टेलीपोर्टेशन। ठीक है, और इस पर्टिकुलर डिस्कवरी से, इनके रिसर्च से टेलीपोर्टेशन में बहुत आसानी हो सकती है कि हम वेव्स को, पार्टिकल्स को भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ गायब हो जाएगा और दूसरे जगह वो बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, टेलीपोर्टेशन, राइट, करेक्ट। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इन तीनों को क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। तो आपको इतना याद रखना है, क्वांटम इंटेंगलमेंट, करेक्ट। आई होप मैं इसको समझाने में सक्षम रहा हूँ कि आपको आसान भाषा में। ओके, ना नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिली है 3 लोगों को, बेरी शार्प्लेस, मॉर्टेन मल्डेल एंड कैरोलिन आर बैटोजी। ये एक फीमेल है। देखिए, इनको मिला है क्लिक केमिस्ट्री के लिए, जो इन्होंने डिस्कवर करी है क्लिक केमिस्ट्री। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्लिक केमिस्ट्री क्या है। इनको मिला है ट्रायोजोल के लिए, और इनको मिला है इनके ऑर्थोगोनल रिएक्शन के लिए। ये ऑर्थोगोनल रिएक्शन जो है इन्होंने डेवलप किया है। ट्रायोजोल पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बट क्लिक केमिस्ट्री जो नाम, इवेंट और डेवलपमेंट भी है वो बेरी शार्प्लेस ने ही दिया है। तो कल के डेट में हो सकता है कि नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री का जब क्वेश्चन आए तो आपसे नाम ना पूछ करके ये पूछ लिया जाए कि क्लिक केमिस्ट्री किसने डिस्कवर करी, तो आपको बताया जाएगा या किसने इन्वेंट करी है, तो आप बताओगे कि बेरी शार्प्लेस ने। और कैरोलिन आर बैटोजी ने ऑर्थोगोनल रिएक्शन बनाया जो आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अब देखिए, इन लोगों को नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री क्यों मिला है। बेरी शार्प्लेस ने एक रिसर्च किया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो हमारे पास कुल मिलाकर के 118 एलिमेंट्स अभी हमारे पास है। और इसी एलिमेंट को हम लोग रिएक्ट करते हैं दूसरे से, मतलब हर एक दूसरे से रिएक्ट करके हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स जो हमारे किसी काम का। लेकिन इस रिएक्शन कराने की प्रक्रिया में क्या होता है कि बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकल करके आते हैं जो हमारे काम के लिए नहीं होते और वेस्टेज होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि जो हमें चाहिए, जिस पर्पज़ के लिए हमें चाहिए, हम एग्जैक्टली नहीं निकाल पाते। हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहते हैं कि इसको इससे रिएक्ट कराया, उससे इससे रिएक्ट कराया, और देखते हैं कि बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा। प्लस कभी कभी होता है उसके कम इलेक्ट्रॉन को, कभी 3-4 से रिएक्शन, क्योंकि आप भी देखते हैं चेन रिएक्शन बनती है तो जा करके कोई प्रोडक्ट निकल करके आता है। लेकिन जिस तरीके से ह्यूमन साइंसेज इवॉल्व कर रही है, वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रिसर्च एक दूसरे को रिएक्ट करा करके वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें चाहिए जो ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल हो या हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल हो, इतनी आसानी से मिल पाएगा। तो इसको बहुत शॉर्ट करने के लिए, टाइम को घटाने के लिए, और जो फालतू के बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं
उसको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने एक तरकीब निकाली है जिसको बोला जाता है क्लिक केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री का मतलब है लाइक इस तरीके से कि एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से करने से पहले ही आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि किसको क्या रिएक्ट करेंगे तो क्या बन सकता है, क्या बाय प्रोडक्ट निकल सकते हैं। और अगर इस तरीके से हम उसको एक सेग्रीगेशन कर दिया जाए, अलग से बना करके रिएक्शंस कराए जाए, तो इससे क्या होगा कि जो बाय प्रोडक्ट भी निकलेंगे वो एक ऐसे बाय प्रोडक्ट निकलेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे किसी यूज़फुल का होगा। ऐसा कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा जिसका कोई यूज़ नहीं है और उसको वापस हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, लाइक दैट। और टाइम को इतना रिड्यूस कर देना होगा कि लाइक एक चुटकी बजाते हुए रिएक्शंस हो जाए, मतलब रिएक्शन जो हमें चाहिए बाय प्रोडक्ट वो हमें मिल जाए। इतना नहीं है कि हमें हज़ारों लाखों करोड़ों रिएक्शंस करने की रिक्वायरमेंट पड़े और फाइनली तब जा कर के हमें एक प्रोडक्ट मिले जो हमारे काम का हो। इसलिए इसका नाम रखा गया है क्लिक केमिस्ट्री। मतलब है कि रिएक्शंस के टाइम को शॉर्ट करना और बाय प्रोडक्ट को एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वैसा बाय प्रोडक्ट हमें बनाना। मॉर्टन मेंडेल और कैरोलिन आर बर्टोजी ने बेरी शार्पलेस के ही रिसर्च को आगे ट्राइजोल में टेस्ट किया। ट्राइजोल आपको पता है मेडिकल, आप अगर टैबलेट्स खरीदते होंगे तो उसमें आपको एक कंपाउंड दिखता होगा ट्राइजोल कंपाउंड, जो बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। मॉर्टन मेंडेल ने क्लिक केमिस्ट्री का यूज़ करके एक ट्राइजोल को डेवलप करने की कोशिश की है, इस वजह से इनको मिला है। और कैरोलिन आर बर्टोजी ने ऑर्थोगोनल रिएक्शन क्लिक केमिस्ट्री का ही यूज़ करके, उसी के फिनोमेना को यूज़ करते हुए, शार्पलेस के वर्क को यूज़ करते हुए ऑर्थोगोनल रिएक्शन किया है किस चीज़ पे, टू मैप ग्लाइकन। अब देखिए ग्लाइकन क्या होता है, ये ग्लाइकन होता है अगर कैंसर का ट्यूमर है तो ट्यूमर के सरफेस पे जो प्रोटीन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकन। तो मे भी एग्जाम में कभी ग्लाइकन भी पूछा जा सकता है बायोलॉजी के किसी एग्जाम में। अदरवाइज ग्लाइकन आपको 11 क्लास में के बायोलॉजी में पढ़ना पड़ता है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने पढ़ रखा होगा ग्लाइकन के बारे में। तो एक प्रोटीन होती है कैंसर। अब ये प्रोटीन क्या करती है कि जो कैंसर के वायरस होते हैं लाइक, तो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर केमोथेरेपी का जब यूज़ किया जाता है, या इस वजह से इसको मारा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ रोका जा सकता है। क्यों? और इसको क्यों नहीं मारा जा सकता? क्योंकि इसके ऊपर जो ग्लाइकन होते हैं वो हमेशा उस पर्टिकुलर पैथोजन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो हमें उस पैथोजन को अगर डिस्ट्रॉय करना है, कैंसर के पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना है, तो हमें सबसे पहले इस ग्लाइकन को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ऑर्थोगोनल रिएक्शन ये कर सकता है, क्योंकि हम नॉर्मल रिएक्शन से इसको तोड़ नहीं सकते। इस वजह से कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई या फिर अभी तक कोई इलाज नहीं बन पाया। हमेशा उस ट्यूमर को काट करके ही अलग कर देना पड़ता है, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बस रोका जा सकता है केमोथेरेपी की वजह को यूज़ करके। बट ऑर्थोगोनल रिएक्शन से क्या होगा कि इस ग्लाइकन को पहले तोड़ दिया जाएगा, और ये ग्लाइकन अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हम आसानी से जो पैथोजन है उसको हम मार पाएंगे और कैंसर का ट्रीटमेंट हो पाएगा। इवन एक इंजेक्शन या एक नॉर्मल ट्रीटमेंट से हम कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से आज़ादी ले सकते हैं। और बहुत सारे इसके आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। इस वजह से इनको केमिस्ट्री में अवार्ड मिला है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्राइज़ पे हम डिस्कस करते हैं, नोबेल प्राइज़ इन पीस। देखिए पीस का जो प्राइज़ मिला है वो किसको मिला है, एलेस बिलियात्स्की को। ये बेलारूस से हैं और इन्होंने डेमोक्रेसी वहाँ पे बेलारूस में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी हद तक बहुत प्रयास किया और उन्होंने डेमोक्रेसी वहाँ पे इस्टेब्लिश की। वो अलग बात है कि आज के डेट में बेलारूस में डेमोक्रेसी नहीं है। और एलिस बिलियात्स्की भी 2020 से बेलारूस के जेल में है। क्यों? क्योंकि क्रिटिसाइज़ करते थे आज के जो डिक्टेटर वहाँ पे हैं उनको, राइट। इस वजह से वो आज जेल में है। मेमोरियल जो है वो रशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्ट, रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है। और इनके फाउंडर जो हैं वो खुद में नोबेल पीस प्राइज़ विनर है 1954 के टाइम पे, राइट। तो मेमोरियल है रशिया में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। आज भी आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है। तो रशिया में इवन फुल्ली डेमोक्रेसी नहीं है। व्लादिमीर पुतिन वहाँ पे एक सेल्फ प्रोक्लेम डिक्टेटर ही है, कहा जा सकता है। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए मेमोरियल वर्क कर रही है। और सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज़ जो है वो यूक्रेन की एक संस्था है जो यूक्रेन में पीस इस्टेब्लिश करना और सिविल राइट्स के लिए फ़ाइट कर रही है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में जब रशिया और यूक्रेन लड़ाई कर रहे हैं, आपस में एक युद्ध में है, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनके लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है आज के टाइम पे ये पीस प्राइज़ कि किस तरीके से हम इन ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट कर सकते हैं जिससे मानव अधिकार के लिए कुछ अच्छा किया जा सके।
क्लियर? आई होप कि मैंने नोबेल प्राइज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स और अपने साथ के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियोज़ के लिए